हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य अशुद्धियाँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि जब भी कोई भाषा होती है तो भाषा में कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई अशुद्धियाँ हो जाती है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाषा का ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है, अतः कोई भी भाषा अभिष्ट अर्थ की प्रतीति तभी कर सकती है जब उसकी वाक्य रचना शुद्ध हो, यानी कि उसमें अशुद्धियाँ ना हो। तो आइए देखते हैं वाक्य रचना के कुछ इंपॉर्टेंट नियम। सबसे पहला है विशेष्य से पहले विशेषण तथा क्रिया से पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, लाल घोड़ा तेज दौड़ता है, पके हुए आम को धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, विशेष्य से पहले विशेषण का यूज किया गया है। ठीक है, और क्रिया से पहले क्रिया विशेषण का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए, आम जो है वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो उससे पहले विशेषण का यूज हुआ है, पका हुआ जो है वो विशेषण है। ठीक है, यानी आम की विशेषता बता रहा है कि आम जो है वो पका हुआ है, इसीलिए पका हुआ विशेषण है। धीरे धीरे खाना चाहिए, तो खाना जो है वो क्या है, क्रिया है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है कि प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग उसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले किया जाना चाहिए जिनके बारे में कुछ पूछा जाता है, जैसे कि क्या वह जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, यह क्या है, प्रश्नवाचक पद है। फिर देखिए, लिखा है कि कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, जैसे कि गाय चरती है या बैल चरता है। तो यहाँ पर किसकी वजह से है, बैल जो है वो पुल्लिंग है तो वह चरता है, गाय जो है वो स्त्रीलिंग है तो वो चरती है। तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए, यदि कर्ता ने चिन्ह से युक्त हो और वाक्य में चिन्ह रहित कर्म आया हो तो वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यदि कर्म न हो तो क्रिया, वचन, अन्य पुरुष तथा पुल्लिंग होगी, जैसे कि राम ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, राम ने खाना खाया, राधा ने खाया। फिर देखिए, यदि कर्ता और कर्म दोनों चिन्ह से युक्त हो तो क्रिया इन दोनों के अनुसार न होकर एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, जैसे कि राम ने रोटी को खाया, सीता ने रोटी को खाया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यदि कर्ता और कर्म दोनों चिन्ह से युक्त हो तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इन दोनों के अनुसार ना होकर एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। जैसे राम ने रोटी को खाया, क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो कर्ता है और कर्म है दोनों क्या है, दोनों चिन्ह युक्त हैं। राम जो है वो कर्ता है और रोटी को खाना उसका कर्म है। ठीक है, तो एक तरीके से ये सब जो होता है वो कैसे होता है, वो पुल्लिंग में ही होता है। रोटी खाया, सीता ने रोटी को खाया, जबकि सीता तो स्त्रीलिंग थी ना, लेकिन चूंकि सीता जो है वो कर्ता है और रोटी को खाना कर्म है और दोनों साथ में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुल्लिंग वर्ड आएगा। ठीक है, पुल्लिंग और एक वचन और अन्य पुरुष में, इसलिए यहाँ पर सीता भी है तो खाया लिखा हुआ है। फिर देखिए, लिखा है यदि किसी भी वाक्य में एक ही लिंग, वचन, पुरुष के अनेक चिन्ह रहित का कर्ता हो और अंतिम कर्ता से पहले और, एवं तथा संयोजक में से कोई एक आया हो तो उस वाक्य की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी, जैसे कि सीता तथा राधा गीत गाती हैं, राम और मोहन पढ़ते हैं। फिर देखिए, लिखा है यदि किसी वाक्य में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों लिंग के कर्ता हो और वे द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होती है, जैसे कि माता पिता जाते हैं, राजा रानी सोते हैं, गाय बैल चरते हैं। फिर देखिए, यदि किसी वाक्य में विभिन्न लिंगों के दो कर्ता एक वचन में प्रयुक्त हो तथा चिन्ह रहित हो और उन दोनों के बीच में और संयोजक आया हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी, जैसे कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, विभिन्न लिंगों के दो कर्ता एक वचन में है। ठीक है, क्योंकि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो और है वह क्या हो जाएगा, इस स्थिति में बहुवचन पुल्लिंग में हो जाएगा कि पानी पीते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ
कर्ता कर्म दोनों आया है, दोनों और से जुड़ा है। जब इस तरीके की स्थिति होती है तो क्या होता है, बहुवचन पुल्लिंग में हो जाता है। क्रिया, पानी पीना क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर उसको पीते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दो तरह के कर्ता हैं, घोड़ा और गाय। दोनों क्या करते हैं, एक वचन में कार्य करते हैं, और दोनों का जो क्रिया है वह क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, और कर्ता किस में है, एक वचन में है। फिर देखिए 8वां रूल है कि यदि किसी वाक्य में विभिन्न लिंगों और वचनों के बहुत सारे कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी। उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, जैसे गाय, बैल और बकरियां। इसमें क्या हो रहा है, वाक्य में विभिन्न लिंगों और वचनों के बहुत सारे कर्ता हैं। जैसे कि गाय मान लीजिए स्त्रीलिंग है, बैल जो है पुल्लिंग है, बकरियां हैं तो ये स्त्रीलिंग है। तो बहुत सारे लिंग के अनुसार करता है, तो इस तरह में क्या होगी, क्रिया बहुवचन में होगी, और उसका जो लिंग होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, यानी कि बकरियां जो है उस कर्ता के हिसाब से उसका लिंग होगा। कि जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, एक लड़का, 4 लड़कियां, 2 बूढ़े खेत में काम करते हैं, क्योंकि 2 बूढ़े से यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। ठीक है, 2 बूढ़े काम करते हैं बहुवचन में, जो इसका लिंग होगा उस लिंग के हिसाब से इसका क्रिया का वो होगा। ठीक है, फिर देखिए 9th रूल क्या है, यदि किसी वाक्य में या, और, अथवा से जुड़कर 2 कर्ता आए हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। जैसे राम की पुस्तकें या मेरा कंबल बिकेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, या से ये दोनों जुड़ा है, 2 कर्ता आए हैं। ठीक है, एक तो राम है और दूसरा क्या है, एक राम है, राम की पुस्तकें, दूसरा है मेरा, ये दोनों कर्ता है। ठीक है, और दोनों या से जुड़ा हुआ है। जब भी इस तरीके का हो तो जो क्रिया है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, यानी मेरा के अनुसार यहाँ पर होगा, क्योंकि ये अंतिम कर्ता है। तो मेरा कंबल बिकेगा, या तो राम की पुस्तकें या मेरा कंबल बिकेगा। फिर देखिए जो 10th रूल है वो है कि यदि किसी भी वाक्य में कर्ता प्रत्यय या चिन्ह से युक्त हो और कर्म के स्थान पर क्रियार्थक संज्ञा आई हो तो क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे कि तुम्हें पुस्तक पढ़ना नहीं आता है, सीता को रसोई बनाना आता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बताइए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है सीता को रसोई बनाना, तो रसोई बनाना एक तरह से ये क्रियार्थक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी होगा तो वह क्या होगा, वह सेंटेंस हमेशा क्रिया जो हो जाएगा वह पुल्लिंग में होगा, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। ये लाइन याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है सीता को रसोई बनाना आती है, तो नहीं लिखा है आता है लिखा है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है जब भी क्रियार्थक संज्ञा का यूज होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया पुल्लिंग में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 11th रूल देखिए, यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक कर्म एक साथ आते हैं तो वाक्य की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे कि राम ने बैल और हल मोल लिए, मैंने कलम तथा पुस्तकें खरीदी। ठीक है, फिर देखिए 12th है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता चिन्ह प्रयुक्त हो तो एक ही लिंग में कई एक वचन प्राणीवाचक कर्म आए हो तो क्रिया एक वचन में होगी। यथा राम ने एक गाय और भैंस खरीदी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता चिन्ह से युक्त है, जो कर्ता है वो चिन्ह से युक्त है और एक ही लिंग के कई एक वचन प्राणीवाचक कर्म आए हैं, तो क्रिया क्या है, एक वचन में है। फिर देखिए 13 नंबर है कि यदि किसी वाक्य में विभिन्न लिंग वचन के अनेक कर्म हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। जैसे कि राम ने पापड़ और बर्फी खाए, हमने पुस्तक और साबुन खरीदे। ठीक है, फिर देखिए यदि वाक्य रचना करते समय पद्य खंडों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वाक्यों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शब्दों को यदि उचित रूप से ना रखा जाए तो वाक्यों में निम्नलिखित दोष पैदा हो जाते हैं। ये इन दोषों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्रम संबंधी दोष। सबसे पहले है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार ही प्रत्येक शब्द का सही क्रम में प्रयोग होना चाहिए। कर्ता, क्रिया और कर्म को उचित स्थान पर न रखने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी कि कभी भी हम कोई वाक्य रचना करते हैं तो वहाँ क्रम का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, ये एक अशुद्ध वाक्य लिखा है कि यह अपने विषय की ही एक ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। एक ही ये जो वर्ड है देखिए, सर्वश्रेष्ठ है तो एक ही होगा, तो ये जो हो जाएगा ये कहीं ना कहीं इसको अशुद्ध बना रहा है। तो यह अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है,
ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रम के अनुसार लिखा गया है। फिर देखिए, मान लीजिए ये थर्ड वाला देखिए, अशुद्ध लिखा है कि यहाँ केसरिया दही की लस्सी मिलती है। शुद्ध है कि यहाँ दही की केसरिया लस्सी मिलती है, तो ये सही है। फिर देखिए दूसरा हो जाएगा शब्द अज्ञान संबंधी दोष। कभी कभी शब्दों के सही अर्थ का ज्ञान न होने पर भी अशुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा का अशुद्ध प्रयोग करने से भाषा में दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक अशुद्ध वाक्य है, निरपराधी को दंड देना अनुचित है। तो शुद्ध क्या होगा? निरपराध को दंड देना अनुचित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शब्द ज्ञान हो जाए। जैसे निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है अशुद्ध में उसकी आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध में लिखा है उसकी अवस्था 20 वर्ष है। फिर देखिए लिखा है अशुद्ध में नौकर आटा पिसवाता है, तो नौकर अनाज पिसवाता है। क्यों? क्योंकि जो आटा है उसको कैसे पिसवा सकते हैं? अनाज को पिसवाते हैं ना। अब देखिए वचन संबंधी दोष की वचन परिवर्तन करते समय अशुद्धियां हो जाती है। एक वचन से बहुवचन बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अकारांत शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बालक बालको, गाय गायो, दिन दिनों। फिर है आकारांत, आकारांत शब्दों के अंत में ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे दिशा दिशाएं। जैसे ये आकारांत शब्द मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि आकारांत शब्द जो होते हैं वह होते हैं जिसका अंत जो है वो आ से होता है। अंत किससे होता है? आ से। जैसे दिशा लिखा है, तो याद रखिए कि वचन संबंधी दोष को हटाने के लिए क्या करना होता है? आकारांत शब्दों के अंत में ए का प्रयोग होना चाहिए बहुवचन करते समय। ठीक है। और जैसे यहाँ लिखा है अकारांत, तो जैसे अकारांत कौन होगा? जिसका कि अंत अ पर होगा। तो इस तरीके से जब अंत अ पर होता है तो बहुवचन बनाने के लिए ओ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि बालक है तो बालको, गाय का गायो। फिर देखिए इकारांत शब्दों के अंत में इया का प्रयोग हो। जैसे देखिए शादी, शादी जो है वो किस पर अंत हो रही है? दी, यानी कि ई पर अंत हो रही है। तो इस तरीके का जो शब्द होता है उसको बहुवचन में बनाने के लिए इया का प्रयोग होता है। जैसे कि शादी यानी कि शादियां, यहाँ लिखा है धोती धोतियां, इस तरीके से। फिर उकारांत शब्दों के अंत में ऊ होता है और ऊ को छोटू ऊ में बदलकर ओ का प्रयोग हो जाता है। जैसे भालू तो भालुओं, झगड़ालू झगड़ालुओं, इस तरीके से। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है अशुद्ध वाक्य में है कि वृक्षों पर पक्षी बैठा था। शुद्ध क्या हो जाएगा? वृक्ष पर पक्षी बैठा था। लिंग संबंधी दोषों पर ध्यान देते हैं। आइए लिखा है लिंग परिवर्तन करते समय भी शब्द रचना पर ध्यान देना चाहिए। पहला उदाहरण है अशुद्ध में कि राम और सीता वन जा रही है, और शुद्ध में हो जाएगा राम और सीता वन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिंग परिवर्तन जब हम करते हैं तो उस टाइम पे क्या देना चाहिए? शब्द रचना पर ध्यान। जैसे राम और सीता वन जा रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सीता के लिंग का प्रयोग हुआ है, इन दोनों के नहीं। ये दोनों का होगा तो क्या हो जाएगा? रहे की जगह रहे हैं। ठीक है। प्रत्यय संबंधी दोष देखे। विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा के पश्चात पुनः भाववाचक प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए अशुद्ध है आपकी सौजन्यता से मुझे कार्य मिला, तो शुद्ध हो जाएगा आपके सौजन्य से मुझे कार्य मिला। यानी कि कभी भी भाववाचक संज्ञा के पश्चात भाववाचक प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि सौजन्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो वहाँ पर भाववाचक प्रत्यय कैसे लगा सकते हैं? और ता एक प्रत्यय है, यानी सौजन्यता नहीं होना चाहिए, सौजन्य होना चाहिए। अब देखिए पुनरुक्ति दोष। कभी कभी एक ही भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों में आवृत्ति होती है, जिससे वाक्य में पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए अशुद्ध है कि यही कारण है जिसके कारण वह नहीं आया, तो शुद्ध हो जाएगा इसी कारण वह नहीं आया। अब देखिए विशेषण संबंधी दोष। विशेषणों को यथास्थान न रखने पर या असमर्थ विशेषणों का प्रयोग करने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए अशुद्ध, अशुद्ध हो जाएगा यही घी की शुद्ध दुकान है, तो ये शुद्ध क्या होगा? यह शुद्ध घी की दुकान है। यहाँ पर विशेषण संबंधी दोष है। क्यों? क्योंकि दुकान शुद्ध कैसे हो सकती है? घी शुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध विशेषण है जो कि घी के लिए प्रयुक्त होगा। ठीक है। जैसे देखिए वायु शीतल चल रही है, वायु शीतल चल रही है, तो
शीतल वायु चल रही है, ठीक है, ये सही है। फिर देखिए क्रिया संबंधी दोष है कि क्रियापदों में लिंग वचन पुरुष का ध्यान न रखने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए अशुद्ध वाक्य में देखिए कि आप स्नान करो, तो ये क्या हो जाएगा, आप स्नान करें। अशुद्ध फिर देखिए उसके माँ बाप काम कर रही है, तो ये गलत है, उसके माँ बाप काम कर रहे हैं। देखिए निरर्थक शब्दों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए अशुद्ध वाक्यों में कि वे धन्य हैं कि जिन्होंने देखा है, तो वे धन्य हैं जिन्होंने देखा है। यहाँ पर की का कोई आवश्यकता था नहीं, ठीक है। फिर देखिए अशुद्ध में है युवकों में जो निराशावाद छाया हुआ है, तो युवकों में निराशावाद छाई हुई है, मतलब निराशा छाई हुई, सॉरी, तो निराशा छाई हुई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है और ये वाद, ये क्या हो गया, अशुद्ध कर रहा है वाक्यों को, क्योंकि निरर्थक शब्दों का प्रयोग यहाँ ज्यादा हुआ है। अब देखिए लिखा है विरोधी शब्दों के प्रयोग संबंधी दोष। उदाहरण के लिए अशुद्ध उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, शुद्ध उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आशा हम किस लिए करते हैं, अच्छे चीज़ों के लिए। होप किस लिए करते हैं, अच्छे चीज़ों के लिए। और जब हम डाउट में है तो उसके लिए आशंका शब्द का यूज होता है। कारक संबंधी दोषों में देखो कि लिखा है अशुद्ध में कि तुमने यह काम आज समाप्त करना है, तो तुम्हें यह काम आज समाप्त करना ही है, ठीक है। यहाँ पर कारक संबंधी दोष है। अब देखिए वाक्य शुद्धि के महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। इनमें से हम कुछ ही देखेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए अशुद्ध वाक्य में लिखा है विष्णु के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक होता है। फिर देखिए तलवार एक अस्त्र है, अस्त्र नहीं है, तलवार एक शस्त्र है। फिर मैंने पिताजी को एक कोट प्रदान किया, प्रदान नहीं किया, अर्पित किया, पिताजी बड़े हैं, ठीक है। फिर हमारी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है, तो हमारी सौभाग्य कांछड़ी पुत्री का विवाह है। ये एक बार PYQ में आया था। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी बहुत बार PYQ में पूछा गया। फिर आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, तो आपका पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद। फिर देखिए लड़का किताब लेकर दौड़ गया, लड़का किताब लेकर भाग गया। फिर लिखा है इस समय आपकी आयु क्या है, तो इस समय आपकी अवस्था क्या है। आयु को अवस्था से चेंज करना है, भूलिएगा नहीं। मेले में भारी भरकम भीड़ थी, तो मेले में भारी भीड़ थी, भरकम नहीं होगा, ठीक है। भरकम बोल सकते हैं जहाँ पर वेट की बात हो रही हो, यहाँ पर वेट की बात नहीं हो रही है, क्राउड की बात हो रही है। फिर देखिए आज बेशुमार गर्मी है, बेशुमार नहीं हो सकता, बेहद, आज बेहद गर्मी है। खाना बहुत सुंदर बना है, खाना सुंदर नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। महादेवी वर्मा विद्वान लेखिका है, महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका है। आपकी महान कृपा होगी तो आपकी महती कृपा होगी। एक गीतों की किताब ले आइए, तो गीतों की एक किताब ले आइए, क्रम इसका उल्टा सीधा है। फिर देखिए वृक्षों पर कोयल बोल रही है, वृक्ष पर कोयल बोल रही है, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर। फिर देखिए मेरे को दफ्तर जाना है, तो मेरे को नहीं होता, मुझे दफ्तर जाना है। फिर देखिए कक्षा में गीता सबसे सुंदरतम है, तो जो सुंदरतम है उसके लिए सबसे वर्ड यूज नहीं करते, बेस्ट इन द सेंस बेस्ट, ठीक है। तो कक्षा में गीता सुंदरतम है। फिर है मुझे आवश्यकी कार्य है, तो मुझे आवश्यक कार्य है, ये तो ऐसे ही देख कर लग रहा है रॉन्ग है। बाकी के एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। जैसे देखिए फिर एक है कि अशुद्ध वाक्य में मैं मन ही मन पछताया, तो मैं मन ही मन पछताया। यहाँ पे लिखा है मैं मन ही मन में, तो ये गलत है। फिर है मैं पड़ोसी को लेकर परेशान हूँ, मैं पड़ोसी के कारण परेशान हूँ। किसी को लेकर परेशान नहीं होते, किसी के रीज़न के वजह से परेशान होते हैं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक सकता, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर देखिए लिखा है वे नई ढंग की कविता लिखते हैं, तो वे नए ढंग की कविता लिखते हैं, और इसमें लिखा है नई ढंग की, ठीक है। सब लोग अपनी राय दें, तो सब लोग अपनी अपनी राय दें। फिर है चारों वेदों का नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताइए। अब हम अपना भाग्य कोस रहे थे, हम अपने भाग्य को कोस रहे थे।
बाकी के एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप सबको एक बार देख लें। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि उसके चाचा को लड़की हुई, तो उसके चाचा की लड़की हुई, ठीक है। ये जो स्त्रीलिंग का जो जेंडर है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ की लगाए हैं। उसके चाचा को लड़का हुआ या उसके चाचा का लड़का हुआ, अगर लड़का होता तो, ठीक है। और चाचा की लड़की हुई, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर उसे कह दो कि चला जाए, उससे कह दो कि चला जाए, उसे नहीं, उससे। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।